तो आज हम लोग देखेंगे अपना पेज नंबर 74 शेल्डन एक्सलर, जिसमें हम लोग को देखना था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं फ्रॉम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, उसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि अगर हम लोग भी एक वेक्टर स्पेस मानते हैं, अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो बेसिस एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट होंगे। तो यहाँ पे हमने फाइनाइट बेसिस एलिमेंट ले लिया, वैसे ही हमने डब्ल्यू का ले लिया बेसिस को, W1 से लेके WM तक। अब यहाँ पे हमने एक अनदर स्पेस U माना है, जिसका जो बेसिस है वो ये है। इसका मतलब आपको बेसिकली याद रखना, हमारे पास तीन वेक्टर स्पेस हैं U, W एंड P। इसका सब स्पेस, इसका जो डायमेंशन है वो n है, यानी कि n एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। W वाले के अंदर m एलिमेंट्स है और U वाले के अंदर p एलिमेंट्स। अब बोला जा रहा है कि कंसीडर द लीनियर मैप T फ्रॉम U से V में। ठीक है, T को हम लोग ले रहे हैं U से V, मतलब कैसे है समझ लो, U V W ऐसे T जा रहा है U से V और S जा रहा है V से W, इस तरीके से कुछ है। अब आपको पता है कि ये जो T होगा इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S को भी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, इसको लिखेंगे MT और इसको लिखेंगे MS। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या हमारा M ऑफ TS जो आएगा वो MT MS के इक्वल होगा। ये TS क्या है, TS एक अनदर मैप है। देखो TS अगर आप देखोगे तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू मैप्स आपको पता है। S क्या करेगा, V से स्टार्ट करेगा, W पे जाएगा, और T क्या करेगा, सॉरी ST तो आपको डिफाइन ही नहीं होगा, TS ST में लेना पड़ेगा। देखो तो T हमारा क्या करेगा, U से V में जाएगा, U से हमने स्टार्ट किया, V पे गए, और ये जो S है वो क्या करेगा, V से W पे पहुंचाएगा। तो ST एक मैप है फ्रॉम U टू W। तो अब यहाँ पे इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये भी एक मैट्रिक्स बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या वो जो मैट्रिक्स बनेगा MST, क्या वो MS और MT के इक्वल होगा, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो कल हमने एक एग्जांपल देखा था इसे पिछले वाले क्लास में। तो अब मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ बताता हूँ, देखो समझो, मजा आएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज दिया हुआ है, जो कंसेप्ट यहाँ पे, कि आपका जो प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, वो कुछ डिफाइंड इस तरीके से किया गया है कि ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर जाए इसको। इसका मोटिवेशन ही है, प्रोडक्ट जो हम लोग डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स का वो ये समझ लो। देखो कैसे, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा ST है वो डिफाइन कहाँ से है, फ्रॉम U से कहाँ तक जा रहा है, W तक। आपको पता है कि कभी भी एक वेक्टर स्पेस पे आपको अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना हो, तो सबसे बेस्ट केस है आप उसके बेसिस एलिमेंट पे डिफाइन करो। इसका बेसिस एलिमेंट हम लोग को पता है क्या है, U1 से लेके UP तक। तो ST को अगर हम लोग इसके बेसिस एलिमेंट पे बता देंगे कि ST बेसिस एलिमेंट पे कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, इस पे क्या दे रहा है, ST U2 पे क्या दे रहा है, और ST UP पे क्या दे रहा है। जस्ट हमें P एलिमेंट्स पे ST को देखना पड़ेगा। अगर हमें पता चल गया इन P पॉइंट्स पे कि ST कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो हम लोग पूरा का पूरा ST को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है प्रतीक्षा, ये चीज आप समझाओ थोड़ा, ये जो मैंने बोला। कि ST अगर U पे डिफाइंड है तो हम लोग जस्ट उसके बेसिस एलिमेंट पे डिफाइन करके ST को हम लोग पूरा का पूरा ST को देख सकते हैं, ST क्या है और कैसा है। सर बिकॉज बाकी सारे एलिमेंट्स हम लोग बेसिस के एलिमेंट्स के मदद से फॉर्म कर सकते हैं। ओके, मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि अगर हम लोग को कोई भी दूसरा एलिमेंट लिखना हो, कोई रैंडम STU, तो हम लोग इसके कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, है ना। यस सर। मतलब यही बोलना चाहते हो कि ST कोई भी रैंडम एलिमेंट U लेंगे तो उसको हम लोग सम A1 टाइम्स STU1 ऐसे करके लिख सकते हैं, प्लस AN टाइम्स STU1, क्योंकि आपको पता है STU1 तो आपका ये चीज आप बोल रहे हो, है ना। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताओ कि इसको आप कोई रिलेट कर सकते हो किसी फंक्शन की किसी प्रॉपर्टी से, आप ऐसा कुछ सोच सकते हो। HT आपका है क्या, बेसिकली एक फंक्शन ही तो है। और आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि U, जैसे कि आपका होता था ना ऐसे फंक्शन पे, आपको जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल आपको बता दीजिए, आप बताना आप कैसे सोचोगे। आपको बता दिया गया कि f इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब fx इज इक्वल्स टू बेसिकली x स्क्वायर माइनस 5x, लेट्स से ये आपको दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या मान लो कि fx आपको दिया हुआ नहीं है स्टार्टिंग, लेट्स ये fx आपको जस्ट बता दिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यू डोंट नो द कोएफिशिएंट्स, वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट है। मतलब मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक रैंडम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको बोल दिया गया है कि f1 आपको पता है, लेट्स से 5 है, f0 आपको पता है, लेट्स से 3 है, और f2 आपको पता है, लेट्स से -1 है, कुछ भी इस तरीके से। कैन यू फाइंड दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रिसाइसली और एग्जैक्टली?
यस सर। कैसे? तो हम लोग एक तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू एफ एक्स ना, वो आपको रूट्स नहीं हाँ निकालना है, इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे भी अगर सोचोगे तो जीरोस वाला काम होता है, नल स्पेस आपको नहीं निकालना, जस्ट एफ एक्स आप ऐसे लिखो, यस सर। एफ एक्स इक्वल्स तो टू एक्स फिर स्क्वायर। वो, तो फिर x का जगह 1 रखेंगे हम्म। और फिर उसका वैल्यू निकालेंगे। हाँ, तो ऐसे ही आपके तीन इक्वेशंस आ जाएंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, क्योंकि जैसे ही आप करोगे तो तीन इक्वेशंस आएगा। अगेन इसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, अगेन इसको सोच सकते हो एज अ लीनियर मैप। तो ये सारी चीजें हैं, यस लेकिन सर। आपको इसमें एक आइडिया क्लियर हो रहा है कि अगर आपको तीन वैल्यूज पे पॉइंट पता है, क्योंकि तीन अननोन्स हैं, आप वैल्यू निकाल लेते हो। सेम यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके का चीज होता है कि एस टी अगर आप देखोगे तो यू से डब्ल्यू में है, तो यू के आपको कुछ पॉइंट्स पे, कितने पॉइंट्स पे यहाँ पे, लेकिन वेक्टर स्पेस में बेनिफिट हो जाता है कि जितना इसका डायमेंशन है उतने ही एलिमेंट्स हमें चाहिए, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली कि वहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने थे, तीन। वैसे यू का कोई भी रैंडम एलिमेंट होगा तो आपको पता है कि एन, अगर मान लो इसका बेसिस एलिमेंट पी है यू1 से लेके यूपी तक, तो आपको पता है कि आपके पास टोटल पी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे, ये आपको निकालना है जो वैल्यू जिसके। तो इसीलिए आप बोल सकते हो एस टी आप लगाते हो तो आपको अगर पी वैल्यूज पता चल जाए, मतलब कि इन पी वैल्यूज पे, तो काम हो जाता है। ठीक है, खैर ये सब आइडियाज को आप लोग माइंड में रखना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एमएस जो है ऑब्वियस बात है उसको एक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। देखो आइडिया क्या है लिखने का, अगर मान लो हमारा कोई भी टी फ्रॉम यू से डब्ल्यू है लेट से, या यू से वी है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को हम लोग एज अ, आप समझ सकते हो टैंक की तरह यूज करते हैं स्टोर करने के लिए। ये हमारा स्टोरेज हाउस है, तो इसमें कैसे स्टोर करते हैं इस टी को, इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, यू होगा हमारा यू1 से लेके यूपी तक, वी है हमारा वी1 से लेके वीएन तक। तो हमारा कोई भी एलिमेंट यू जो आएगा वो इसके टर्म्स में लिखा जाएगा, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हमने क्या बोल दिया जस्ट कि हम लोग u का पूरा u नहीं निकालेंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंप्लीट वेक्टर स्पेस, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द बेसिस एलिमेंट्स। तो हम लोग जस्ट बेसिस एलिमेंट को देखेंगे, तो u1 से लेकर के यूपी तक है, तो सारे u1 से लेकर यूपी तक का जो भी आपका आएगा उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करते चले जाएंगे। और यूपी कैसा आएगा तो आपको पता है, यहाँ पे n डायमेंशनल होगा तो ये n टाइम्स होगा, तो n क्रॉस p का एक मैट्रिक्स बनता है ये वाला। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ms है, तो ये ms s आपका कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, फ्रॉम v से w में। तो आपको पता है s, आप देखोगे v में जाओगे, v के पास बेसिस आएंगे, बेसिस एलिमेंट v1 से लेकर के vn तक, तो उन सबका हम लोग t निकाल देंगे और ऐसे कॉलम वाइज लिखते चले जाएंगे, तो ये हमारा ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग एस टी को अगर अगर हम लोग एस टी देखना चाहें तो एस टी आपका डिफाइन कहाँ से कहाँ तक था, तो एस टी हमारा डिफाइन था फ्रॉम यू से डब्ल्यू में। अब u का भी हम लोग बेसिस एलिमेंट में इंटरेस्टेड है, तो हम लोग u के देख रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग को पता है u1 से लेकर के यूपी तक है, तो k को हम लोग ने बोल दिया 1 से लेकर p तक होगा, क्योंकि हमें पता है कि u का जो बेसिस एलिमेंट है वो u1 से लेकर यूपी तक है, तो ये हो गया। अब देखो होगा क्या कि हमें पता है कि ये तो टी यू के हो गया, क्योंकि हम लोग को पता है कि एस टी ऑफ यू के अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एस ऑफ टी यू के, ऐसे, सॉरी स्मॉल यू के है ये, तो ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, टी ऑफ यू के, आपको पता है कि टी क्या है हमारा, टी को हमने मैट्रिक्स की तरह दिखाया है एम टी, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी एक सी मैट्रिक्स आएगा, और सी मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया है, टी हमारा कहां से कहां तक डिफाइन था, फ्रॉम मिनट यू टू वी, ओके, टी हमारा डिफाइंड है फ्रॉम यू टू वी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सी बन रहा होगा, सी मैट्रिक्स, उसको हम लोग कैसे लिख रहे होंगे, टी यू वन टी यू टू डॉट 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 टी यू के, तो टी यू के ऐसा दिखेगा ये वाला। अब ये वाला एग्जैक्टली कैसा दिखेगा, तो आप देख सकते हो कि सी अगर कैपिटल सी तो उसके स्केलर्स कैसे दिखेंगे, सी टाइप के ही। तो यहाँ पे आपका आएगा क्योंकि केथ कॉलम है तो ऐसा कुछ दिखेगा, सी वन के, सी सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड रो केथ कॉलम ऐसा करके डॉट 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 सी एन के, इस टाइप से दिखेगा। वी में क्योंकि जा रहा है तो एन डायमेंशन, तो सी एन के, तो यही चीज होगा जो आपका टी यू के होगा। सो टी यू के आपका बेसिकली लिखाएगा कैसे, सी वन वन वी वन, क्योंकि हम लोग को पता है टी यू के टी कहां से कहां तक, यू से वी में है, तो आप यू के किसी भी एलिमेंट में टी लगाओगे तो आप वी में पहुंच जाओगे, तो वी के लिए कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, इसको लिख दोगे सी एन के, सॉरी के है सी वन के वी वन, सी एन के, और ये हो जाएगा वी एन, ऐसे। तो इसी चीज को देखो यहाँ पे लिख दिया गया है। समेशन में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, समेशन देखो के हमेशा फिक्स है हर जगह पे, तो इसीलिए हम लोग सी में यहाँ पे के फिक्स रखेंगे। यहाँ पे आप आई जे के आर कुछ भी ले सकते हो इंडेक्सिंग के लिए, तो मान लो आर यूज किया है इन्होंने तो आर यूज कर लेते हैं।
आर कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, देखो फ्रॉम 1 से लेके n तक, तो ये 1 से लेके n तक वेरी करेगा, और यहाँ पे जो ये है वो देखो ये सेम है दोनों, इसीलिए हम उसको लिख देंगे VRS। तो ये चीज हो गया हमारा सेम। अब उसके बाद आप लोगों को पता है कि ये S लग रहा है, देखो ये अंदर में है क्या चीज, बेसिकली C1 के V1 प्लस डॉट 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 CN के VN। ठीक है रितु, किसी से पूछो ये चीज, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा। उषा, यस सर। नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, यहाँ से आपको क्या फील आता देख के कि एस तो एक लीनियर मैप है मेरा, ऐसे एक लीनियर मैप है ना फ्रॉम V टू W। लीनियर मैप मतलब वही हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सारे आपके स्केलर्स हैं, ये वेक्टर है, स्केलर वेक्टर ऐसे। तो अब क्या आपको करने का मन करता है इसके बाद, ऐसा अगर आप देखते हो तो। सर मल्टीप्लाई करके अलग अलग सबसे पहले करेंगे। हाँ, उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं टी, जैसे कि ये होता है आपका एडिटिविटी बोल सकते हो बेसिकली, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एडिटिविटी होता है ना, इसको एडिटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। टी ऑफ एक्स वाई जो होता है उसको टी एक्स प्लस टी वाई लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। ये चीज करेंगे। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो कि एस ऑफ ये, और यहाँ पे जो स्केलर है उसको बाहर कर सकते हैं ना यस सर। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या लिखोगे, ये बाहर हो जाएगा C1 के, फिर SV1, एंड प्लस डॉट फिर डॉट। S इस पे लगेगा तो CN के भी बाहर हो जाएगा। यस सर। SVN। वेरी गुड, तो ये हो गया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो देखो यही चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर समेशन में, देखो समेशन में कैसे लिखते हैं, ये चीज बहुत जरूरी है, ये आप लोग सीख लो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, K फिक्स फिर फिक्स रह रहा है, यहाँ पे C K फिक्स है। ये देखो ये 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, अगेन ये हमारा R था तो R ही रखते हैं। R कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक। अब देखो S हर जगह आ गया, और V के साथ में R हो जाएगा, SVR। देखो यही चीज लिखा हुआ है एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप में, यही वाला S बेसिकली अंदर चला गया है। अब देखो SVR है, ये SVR ये कहां से कहां तक मैप है, SVR किसी और से पूछो नेक्स्ट। रीता, सर बोलो रिता, कहां से होगा S मैप, कहां से कहां तक है। P से W। U से V, ठीक है, आप देख नहीं पा रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ, U से V है आई थिंक सर, रुको एक, वो V से W, ठीक है सॉरी, सर V से V से W। तो ये SVR कहां पे जाएगा, ये VR कहां पे, क्या है ये VR सरिता। नेक्स्ट, मानसी, यस सर। क्या है ये VR, तो VR V के बेसिस का एलिमेंट है। V के बेसिस नहीं, V बेसिस, मतलब V जो है V वेक्टर स्पेस का बेसिस है, बेसिस एलिमेंट। यस सर। तो उस पे ठीक, S लगेगा तो फिर W में चला जाएगा। ओके, तो फिर ओके मैं समझ पा रहा हूँ, इसमें अगर SVR लगाओगे तो फिर ये W में चला जाएगा, एंड वी नो कि W का बेसिस एलिमेंट हमारा W1 से लेकर के WM तक, सो वी कैन राइट SVR इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W के एलिमेंट्स, W के जो बेसिस एलिमेंट्स है W1 से लेकर W के। तो देखो SVR को हमने एग्जैक्टली उसी में लिख दिया है। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है सर ऐसे ही क्यों लिखेंगे, W1 से, ये तो ठीक है, SVR तो हमें समझ में आता है कि चलिए सर यहाँ पे W J हो गया, क्योंकि J रनिंग करेगा 1 से लेके M तक, ये ठीक है। यहाँ पे स्केलर्स को इस तरीके से इस ऑर्डर में क्यों लिया गया है प्रतीक्षा।
उषा, सर एमएस को तो हम लोग ए मान के चले थे ना स्केलर में। वेरी गुड, ठीक है। एमएस जो है मैट्रिक्स ऑफ एस का वो ए है, ठीक है। फिर यस सर। तो इसीलिए ए लिख रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली एजीआर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखो ऐसे सोचो, एमएस जो है आपका वो ए है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एस हमारा कहां से कहां तक डिफाइन है, फ्रॉम वी से डब्ल्यू में। वी के हमारे बेसिस एलिमेंट क्या है, V1 से लेकर के Vn तक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एस V1 को इधर से लिख के दिखा देंगे, एस V2 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, एस V1 वगैरह आएगा W में, और W के जो बेसिस एलिमेंट है वो है W1 से लेकर के WM तक। तो इनका जो कोएफिशिएंट्स आएगा उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो आपका जो सोचो ना कि एस ऑफ आप क्या निकाल रहे हो, VR निकाल रहे हो, तो ऑब्वियस सा बात है कि उसके जो कोएफिशिएंट्स आएंगे आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो। लेकिन आप बोल रहे हो ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ये कैसा दिखेगा, तो आप देखो यहाँ पे कौन सा कॉलम है हमारा, rth कॉलम है। तो rth कॉलम 1 से लेकर के m तक वेरी करेगा, क्योंकि ये m तक है w का डायमेंशन। तो इसका मतलब कि ये आपके जो स्केलर्स आएंगे वो बेसिकली कैसे आएंगे, a1r a2r ऐसे डॉट 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 amr तक आएंगे, ऐसे आएंगे। तो इसी चीज को देखो लिखने का तरीका क्या हो गया, ए जे कर आर करके लिख दिया गया, और जहाँ पे जे रन कर रहा है फ्रॉम 1 से लेके m तक, और जहाँ पे ये जो जे है डब्ल्यू जे वही है, क्योंकि आप कैसे लिखोगे a1r w1 ऐसे लिखोगे, प्लस a2r w2 ऐसे लिखोगे। तो इसीलिए ये चीज ऐसे लिखा गया है। तो ये चीज आप लोग को आ गया समझ में। अब उसके बाद जस्ट कुछ भी नहीं है, ये जो हमारा कॉफिशिएंट है आपको पता है कॉफिशिएंट, इसको मिलाकर के समेशन, इसी चीज को ऐसे लिखने का भी तरीका होता है, डबल समेशन। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यही चीज आप लोग मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हो किसी मैट्रिक्स को, तो यही काम करते हैं कि ऐसे जब मल्टीप्लाई आप करते हो दो मैट्रिक्स को, ए और सी को, तो आप एग्जैक्टली यही चीज कर रहे होते हो कि इसको पहले फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो देखो यहाँ पे आपका ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है। आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है। अपने जे को फिक्स कर लिया, मान लो जे हमारा 1 फिक्स है, तो ये आर वेरी कर रहा है। तो अगर हमारा फर्स्ट रो फिक्स है तो देखो ए क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये सी आर के क्या है बेसिकली, देखो इसको एक को मैं तोड़ के आपको दिखाऊं तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, इस समेशन को देखो, डबल समेशन का मतलब है एक समेशन को एज इट इज रहने दो, जे इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, ये वाले समेशन को तोड़ दो। देखो होगा क्या, आर का वैल्यू 1 यानी कि क्या आ जाएगा, ए जे वन सी, देखो आर की जगह पे वेरी कर रहा है वैल्यू C1 के, फिर प्लस ए, और यहाँ पे हो जाएगा W1, ये वाला, सॉरी जे है ये W जे ही रहेगा, मतलब आपको सिर्फ ये आर वाला वेरी करेगा, W जे बाहर में। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, AJ1 C1 के, फिर क्या हो जाएगा AJ2 C2 के, प्लस डॉट 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 AJN CN के, इस टाइप से ऐसे आएगा, और यहाँ बाद में WJ रहेगा। अब J का वैल्यू जैसे आप 1 डालोगे तो देखो क्या आएगा, A11, यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे K नहीं लिखना चाहिए, CRK, क्योंकि यहाँ पे रैंडम एलिमेंट K लेके चला था UK, इसीलिए UK के लिए इसमें दिखाया गया है कि अगर आप ST ऑफ UK लिखोगे तो ये ऐसे आएगा। मतलब कि अगर आप ST ऑफ, अगर फर्स्ट वाला निकालना चाहते हो ये वाला, तो यहाँ पे आप K का वैल्यू 1 रखोगे पहले। अगर मुझे फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे K का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगर जैसे आप 1 लोगे तो देखो AJ1 C11, AJ2 C2 21। अब अगर देखोगे तो एग्जैक्टली आपको यही चीज होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो ऐसे। देखो A11 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो C11 के साथ, देखो A11 C11, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके साथ A12 C12, मतलब A12 C21, देखो C21 आएगा, K का वैल्यू 1 फिक्स है। तो ऐसे ये पूरा का पूरा मोटिवेशन है मैट्रिक्स का, जो मल्टीप्लिकेशन आप करते हो उसके लिए। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया अभी भी, तो आप लोग एक बार फिर से देखना दोबारा इस चीज को जो मैंने बताया है, प्रिसाइसली कॉपी पेन लेके देखो, मैंने काफी आइडिया दिया इस चीज क्यों हो रहा है, आप लोग देखना समझ में आ जाएगा। हम लोग थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो इसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को बता दिया गया है, ये इसका मोटिवेशन है। अब मैट्रिक्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर मैप जो होता है ये इसके बराबर आता है। देखो यही सब चीज जब हम लोगों ने डिराइव कर लिया ना पूरा का पूरा, तो हमें सहूलियत मिल रहा है, या हम लोग टी पे बात करें या मैट्रिक्स पे बात करें, एमटी पे बात बराबर है। क्यों? क्योंकि आप दो लीनियर मैप को सम करना चाहते हो, आप क्या चाहोगे कि आपका जो टी आया और जो एस आया, दोनों को सम करने पे एक अनदर लीनियर मैप आ रहा है टी प्लस एस, तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो ना कि जो एम ऑफ टी प्लस एम ऑफ एस हो वो भी सेम हो। जिससे हमें फायदा क्या होगा कि या तो हम लोग टी प्लस एस में बात करें
या फिर टी में बात करें या एस में बात करें या एम में बात करें, बात बराबर है। या तो हम लोग टी प्लस एस में बात करके टी और एस को जोड़ करके एक लीनियर मैप लगाएं, या फिर उसकी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके हम लोग बना लें। और जब भी जिस भी टाइम पे हम लोग कन्वर्ट करना चाहें अगेन लीनियर मैप में हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमें इतना सहूलियत मिलता है कि हम लोग चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करें चाहे मैट्रिक्स पे बात करें, दोनों सेम चीज है। तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में डाल लो बहुत ही अच्छे से कि आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्स में भी और ऐसे भी आप मैट्रिक्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हो पूरी तरीके से। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आप जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे समझ लो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। अब देखो यहाँ पे ना 2-3 नोटेशंस है, ये नोटेशंस को समझ लो क्या है। एक नोटेशन ये वाला है, यहाँ पे देखो क्या है, ए जे के बाद डॉट है, मतलब ये देखो कॉमा यूज करते हैं, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। कॉमा जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि कोई भी एक फर्स्ट एलिमेंट को A11, तो यहाँ पे इसका नोटेशन इनका A1,1 है। ठीक, क्योंकि आप हायर ऑर्डर में बात नहीं करते, अगर हायर ऑर्डर में बात करोगे तो ये 1-1 बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि अगर मैं आपको बोल दूं कि 13 क्रॉस 13 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जब आप लास्ट वाले एलिमेंट को लिख रहे हो तो आपको देखो कैसे लिखना पड़ेगा 1-3-1-3, ये बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। इसलिए कॉमा से सेपरेशन पता चलता है कि ये वाला पहले वाले का, ये दूसरे वाले का, तो इसीलिए ये कॉमा देते हैं दो एलिमेंट्स के बीच में। ये पूरा नोटेशन अगर आप लोग देखोगे सारा स्टार्टिंग से तो वैसा ही है कि जो ऑथर है बुक के शेल्डन एक्सलर, उन्होंने कॉमा ही दिया है हर चीज में। जे के है तो सफिक्स के बाद जे कॉमा के ऐसे देते हैं, कोई भी एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली जे के, बट वो जे कॉमा के लिखते हैं। ये सही नोटेशन से आगे हायर ऑर्डर मैट्रिसेस में आपका यूज होगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जे कॉमा डॉट, मतलब क्या कि हमने जे को फिक्स कर लिया, रो को फिक्स कर लिया है और कॉलम हमारा वेरी कर रहा है। मतलब इसको अगर इसमें देखें तो हमने क्या किया, रो को फिक्स कर लिया है, जे रो फिक्स है और कॉलम वेरी कर रहा है, तो ये एक रो मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। तो ये चीज लिखा गया है कि अगर आप रो को फिक्स कर लेते हो ये रो मैट्रिक्स को दिखाएगा, देखो कंसिस्टिंग ऑफ रो जे ऑफ ए, जे रो को दिखा रहा है ये ए जे इस तरह से। और अगर आप ऐसे कर लेते हो के कॉलम को फिक्स कर लेते हो अपने के कॉलम, ये के जो है ये पोजीशन कॉलम पोजीशन को दिखा रहा है, कॉलम आपने फिक्स कर लिया, रो कुछ भी वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स को दिखाएगा। तो ये लिखने का तरीका होता है। एक्चुअली यही सब चीज आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं मैटलैब्स वगैरह उसमें भी यूज होते हैं, तो इन्होंने काफी एक अच्छा आपको वे दिया है देखने को, ये सब चीज आप यूज कर सकते हो। तो देखो ये क्या है आपका मैट्रिक्स ए इस तरीके से है, तो A2 डॉट लिखेंगे तो इसका मतलब है A2 मतलब क्या हो गया, सेकंड रो। तो सेकंड रो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला यानी 197, तो ये हो गया 197। फिर A डॉट टू का मतलब ये देखो सेकंड पोजीशन पे यानी कॉलम, तो सेकंड कॉलम यानी कि 49, तो ये लिखने का तरीका हो गया। फिर उसके बाद हमारा है कि अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, एंट्री ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्ट इक्वल्स टू द रो टाइम्स कॉलम। अब देखो इसका सीधा सा मतलब क्या है, मैं आपको अगर एग्जांपल देके समझाऊं तो देखो इसका सीधा सा मतलब इतना सा है कि अगर मान लो आपका एक मैट्रिक्स है, लेट्स जैसे कि एक मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A1 A2 और यहाँ पे है मान लो मेरा 1 2 3 4। तो इसको बताओ तो मानसी कैसे लिख सकते हैं अगर मैं चाहूँ रो के प्रोडक्ट में लिखना। तो देखो आप इस मैट्रिक्स का रो देख पा रहे हो, रो है ऐसा, या मान लो मैं कॉलम में लिखना चाहता हूँ किसी भी तरीके से, तो आप कैसे लिख सकते हो ऐसा अगर चाहोगे तो कुछ लिख सकते हो किसी के कंप्लीट प्रोडक्ट में इस A1 A2 के साथ ऐसा कुछ। प्रतीक्षा, उषा, सर मतलब नहीं समझे क्वेश्चन। हाँ मैं बोलूँ कि अगर ये हमारा A1 A2 ऐसा मैट्रिक्स है प्रोडक्ट में इस तरीके से और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, तो क्या आप तो ऐसे करते हो ना, इसको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। मैं बोलूँ कि अगर आपको मान लो कुछ ऐसा लिखना हो कि 1 2 पूरा पूरा का पूरा रो को ऐसे एक साथ उठा के ऐसे, इस तरह से आप लोगों ने सीखा है कभी ऐसे कैसे लिखते हैं? ये नहीं आता बेसिकली ना कैसे लिखते हैं ये चीज। नो सर। देखो ये क्या होगा जब आप ऐसे लिखते हो A1 A2 1 2 3 4, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A1 टाइम्स 1 2 प्लस A2 टाइम्स 3 4,
मतलब ऐसे मैट्रिक्स में भी लिख सकते हो। देखो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का दोनों तरीका होता है, ऐसे भी लिखते हैं मैट्रिक्स को या फिर ऐसे भी लिखते हैं। तो ये चीज मैंने लिखा। तो ये को होता क्या, आप बोलोगे सर ये कैसे होगा? तो इससे फायदा में क्या होता है कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे आप आराम से A1 टाइम्स इतना कर दो, A2 टाइम्स इतना कर दो, आपको ये रो की तरह काम करेगा, रो स्पेस बना देगा। देखो तीनों कॉम्बिनेशन में हमने लिख दिया 1 2 के और 8 3 4 के। अभी चीज होता कैसे है, तो देखो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या लिखोगे, A1 प्लस 3A2, और मैट्रिक्स ऐसे ही बनेगा A1 प्लस 3A2, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये वाले से तो बनेगा 2A1 प्लस 4A2, ऐसा बनेगा। तो अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जो फर्स्ट, अगर देखोगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला A1 यहाँ पे 2A2 है, उसको लिख सकते हैं A1 1,2, फिर प्लस इसको अगर बाहर करोगे A2 को तो लिख सकते हो 3,4। तो देखो जब मैट्रिक्स के सेंस में क्या होगा अगर ध्यान से नोटिस करो तो, क्योंकि इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना A1 कॉमा 2A1, मतलब कॉमा मतलब कि A1 2A1 प्लस 3A2 4A2, इसी को हम लोग दो पार्ट में तोड़ के लिख देते हैं, A1 को बाहर निकाल देते हैं, हाँ A2 को बाहर निकाल देते हैं, तो ये देखो बन जाता है। तो सिंपल सा बेसिक आइडिया क्या है कि जब भी आपको इस तरह का कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसी चीज को यहाँ पे इन जनरल बताया है कि अगर आपका ए कोई भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, सी कोई भी अगर n क्रॉस p का मैट्रिक्स है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप सब मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हो। तो देखो ए जे डॉट है और सी डॉट के, इसका मतलब क्या होता है, ए जे डॉट और सी डॉट के, इसका मतलब तो यही हुआ जे डॉट यानी कि jth रो, और इसका मतलब हुआ kth कॉलम। तो यानी कि अगर हम लोग को jth रो kth कॉलम निकालना है किसी भी एसी का, तो हम लोग ऐसा करेंगे, एक का jth रो एक का kth कॉलम, और इसको ऐसे लिखेंगे। देखो इसको इन जनरल थोड़ा देख लो फटाक से। जैसे ए हमारा कोई भी अगर मैट्रिक्स है, लेट से कुछ भी है 1 2 3 4 ही है मान लो, और बी है हमारा 3 0 2 6 फॉर एग्जाम्पल। मान लो कि मुझे निकालना है इसका डायरेक्टली ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे उषा, अगर ये वाला एलिमेंट डायरेक्ट निकालना है आपको तो कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, कैसे निकालेंगे डायरेक्टली? यस सॉरी सर। इसको निकालना तो ए बी निकालना है आपको, ए बी का। तो कंफ्यूजन हो जाता है ना, पहले आप सोचते हो कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाले से, फिर ये वाला इससे होगा, तो आपको याद आता है इससे करेंगे, यस सर, राइट? 3 करेंगे प्लस 4 इंटू 2। हाँ, तो अगर मान लो बहुत बड़ा बड़ा मैट्रिक्स हो जाएगा, अचानक से आपको कोई एक सिंगल एलिमेंट निकालना होगा तो दिक्कत होगा। यस सर। तो देखो इसका उपाय क्या है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले को आप मतलब जैसे कि इस पोजीशन पे आपको निकालनी है, ये देख लो ये पोजीशन कितना है, तो ये पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये पोजीशन जो है मेरा, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन है। मतलब क्या करना है आपको, जो पहला मैट्रिक्स है उसका सेकंड रो ले लो, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम ले लो। तो देखो ए का सेकंड रो और बी का फर्स्ट कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आना है आपका वो आ जाएगा। तो ये आइडिया होता है ए बी में कि जो एलिमेंट आता है फर्स्ट रो आता है इससे, और सेकंड कॉलम मतलब जो कॉलम आता है वो सेकंड वाला इसका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सेम चीज इसी को लिख दिया गया है यहाँ पे कि अगर आपको इसका एसी का जेथ और केथ एलिमेंट निकालना है, मतलब कि जेथ रो केथ कॉलम, तो आपको क्या करना है, जेथ रो लेना है ए का और केथ कॉलम लेना है सी का, दोनों को प्रोडक्ट करोगे, सम करोगे तो आपको ये आ जाएगा एसी जे के। तो ये चीज बताया गया है। उसके बाद फिर देखो दो तरीका दिया गया है, सेम इसी तरीके से ये सेकंड वाला भी है। नेक्स्ट क्या सेकंड वाले में क्या है कि एसी ऑफ, अगर आपको देखो ये डॉट के का मतलब वो केथ कॉलम निकालना है, तो आप पूरे के पूरे ए को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, केथ कॉलम के साथ। मतलब कि एसी का अगर आपको केथ कॉलम निकालना है तो आप सीधा सीधा कर दो ए को इसके केथ कॉलम के साथ। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये चीज कैसे होगा। देखो ए हमारा कोई भी मैट्रिक्स है पूरा सारा बड़ा ये, और सी हम लोग को निकालना क्या है, सिर्फ केथ का। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, जैसे इसको ना मैं आपको इन शॉर्ट ही समझा देता हूँ, जैसे कि 1 मिनट, जैसे ये वाला हो गया, और ये सब ये जो चीज है देखिए नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कॉलम्स की, सब चीज मैं आपको एक सम अप करके बता देता हूँ। जैसे मैंने रो का बताया था, वैसे कॉलम में भी फायदा क्या होता है कि अगर आपका मान लो कुछ इस तरीके से है 1 2 3 4, और यहाँ पे अगर मान लो लेट से xy है, तो आप इसको भी लिख सकते हो x टाइम्स 1 3 प्लस y टाइम्स 2 4 ऐसे। ठीक है, तो बहुत बच्चों को शॉक हो ये चीज कैसे हो गया, अब सॉल्व करके देख सकते हो, वही आएगा x प्लस 2y। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 2y, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4y, मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 3x प्लस 4y।
पर ये इसमें कोई बहुत ही शॉक वाला बात नहीं है, हम लोग को पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सब मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट कॉलम हो गया C1, ये सेकंड कॉलम हो गया C2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं XY के साथ, तो कैसे लिख सकते हैं C1X1 C1X प्लस C2Y। यहाँ पे C1 कहने का मतलब क्या है कि ये मेरा यहाँ पे कॉलम फिक्स है, रो फिक्स नहीं, तो इसको ऐसे दे सकते हैं डॉट कॉमा डॉट टू, बट यहाँ मैं C1 C2 लिख देता हूँ। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ये चीज हो रहा है क्योंकि देखो C1 हमारा कितना है 1 3, ये फर्स्ट कॉलम 1 3 है तो 1 3 टाइम्स x प्लस C2y यानी कि 2 4 टाइम्स y। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारा बहुत सारा अगर मैट्रिक्स होगा, लेट्स से मान लो कि एक मैट्रिक्स A है और वो C से इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बड़ा सा मैट्रिक्स C से, तो आप क्या करोगे C1 टाइम्स फर्स्ट टू ले लो, सेकंड टाइम्स, इस तरीके से आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो मैट्रिक्स के अलग अलग पीसेस को ब्रेक करके। मतलब आप जैसे कि समझ लो कि केक है या आइसक्रीम है और आइसक्रीम के आप पीसेस को कट कर रहे हो, एक एक पीस उठा रहे हो और जहां जहां जितने प्लेट्स में देना है जितना टाइम से आप देते चले जा रहे हो, मान लो 4 पीसेस देना है एक प्लेट में प्लस दूसरे में, तो आपने पूरे के पूरे मैट्रिक्स को, पूरे केक को या पूरे आइसक्रीम को स्लाइस में डिवाइड कर करके 4 पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट ऐसे करके दे दिया है, और कंप्लीट जब सबको ऐड करोगे तो पूरा का पूरा आपका वो मैट्रिक्स बनेगा। तो ये ओवरऑल आइडिया था। अगर आपको फिर भी दिक्कत हुआ है तो एक बार बता दो, या फिर अब मैंने आपको आइडिया दे दिया ओवरऑल, आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, और फटाफट सबको बता दूं, प्रतीक्षा से स्टार्ट करते हैं। प्रतीक्षा जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया है? अरे तू प्रतीक्षा है ऑनलाइन? हाँ है। प्रतीक्षा ओके, नेटवर्क इशू हो रहा होगा। और कोई? मानसी? यस सर। सरिता? यस ऐसे नहीं कि बस यस सब बोल रहे तो बोल दो, आपको डाउट हो रहा तो पूछ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत हो रहा तो बोलो। नहीं सर, आ गया समझ में, हम समझ गया। पर ओके, उषा? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ये सब देखना, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा ना बहुत एकदम स्ट्रांग हो जाएगा फलाट जैसे, ऐसे आप लोग पढ़ते रहो इस बुक को अच्छे से। देखो मैट्रिक्स में काफी ज्यादा प्रूफ्स वाले क्वेश्चन है, तो अभी मुझे पता दिक्कत होगा, इसको छोड़ते हैं। और अब देखो ये जो चीज है ना इनवर्टिबिलिटी, ये सब आप लोग बाद में चाहो तो पढ़ सकते हो, जैम के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, 5th चैप्टर पढ़ना है डायरेक्टली, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। उसमें भी सिर्फ एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है, 1 पॉइंट स्टार्टिंग वाला। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को 4 पेजेस पढ़ने हैं, 4 भी नहीं, देखो आप लोग करोगे क्या ना, मैं बता रहा हूँ छोटा सा चीज, आप लोग 6 पेजेस पढ़ोगे। अब हम लोग का क्लास कल नहीं होगा, मैं आप लोग को 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ आप लोग ताकि देख पाओगे। मैं आपको समझा भी देता हूँ थोड़ा सा ओवरऑल, आई थिंक हमारे पास अभी भी 2-3 मिनट है, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ आपको इसमें पढ़ना क्या है। देखो सबसे पहले अब आप लोग को पढ़ना है चैप्टर 5, दैट इज द आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड इनवेरिएंट सबस्पेसेस। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करोगे इनवेरिएंट सबस्पेस से पढ़ना। ये काफी इंटरेस्टिंग तरह का सबस्पेस होता है। इनवेरिएंट सबस्पेस हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे यू को बोलेंगे इनवेरिएंट सबस्पेस कब, जबकि टी यू निकालेंगे अगर तो भी वो यू के अंदर ही चला जाएगा। मतलब कि अगर यू के अंदर है वो भी यू के अंदर ही होगा। इस तरह के सबस्पेस को बोलते हैं इनवेरिएंट सबस्पेस, जहाँ पे टी कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, फ्रॉम यू टू यू मान लो, या फिर टी डिफाइंड होगा फ्रॉम वी टू वी। तो इसका जो सबस्पेस होगा यू को इनवेरिएंट तब बोलेंगे जब कोई भी एलिमेंट यू के अंदर से ले, उसका टी निकालें तो वो उसी के अंदर बिलोंग कर जाए, यू के अंदर ही। मतलब बेसिकली यू जो हो जाए वो सबसेट हो जाए, मतलब टी यू जो हो जाए वो सबसेट हो जाए यू का। शायद थोड़ा अलग सा आप लोग को लग रहा होगा स्टार्टिंग में, पर आप लोग देख सकते हो जितनी भी आपकी ये सब सबस्पेस होते हैं सारे इनवेरिएंट सबस्पेस होते हैं। इनवेरिएंट मतलब कोई चेंज ही नहीं आएगा टी लगाने पे भी। जैसे आप नल्टी देख सकते हो, नल्टी के एलिमेंट आपको पता है, मान लो एक्स बिलोंग कर रहा है एनटी में, जैसे मैंने अभी बोला था कि कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे यू, अगर यू के अंदर से, तो टी लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं टी एक्स लगाएंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, इसी के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो टी एक्स क्या आएगा मानसी, अगर एक्स एनटी के अंदर है तो 0 0 एनटी के अंदर होता है। यस सर। इसका मतलब क्या है, देखो कि हमने लेके चला यू के अंदर से और हमारा टी लगाने पे भी यू के अंदर ही आ गया। ठीक है, टी स्मॉल यू जो था वो यू के अंदर ही चला गया, मतलब कि टी एक्स जो था वो भी 0 आया, 0 एनटी के अंदर ही है। तो इस तरह के सबस्पेसेस को लोग बोलते हैं इनवेरिएंट सबस्पेसेस। तो इससे आपका काफी कंसेप्ट क्लियर होगा ये पढ़ोगे तो। इसके बाद फिर हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कंसेप्ट है इसके आगे। तो आपके पूरे जो है टोटल देख लो, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम 131।
131, 132 आप लोग पढ़ोगे, बहुत इजी, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इनलाइन का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। 133, 134 एंड 135 एंड 136। तो ये 6 पेजेस हैं, इसको आप छोड़ सकते हो। रेस्ट्रिक्शन ऑफ द क्वोशिएंट ऑपरेटर, क्वोशिएंट ऑपरेटर अपने पढ़ा नहीं है अभी, तो इंडिपेंडेंट यहाँ नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज तक आप पढ़ सकते हो, यहाँ तक 136 तक। ठीक है, तो बस 136 तक आपको पढ़ के रखना है। एक बार हम लोग 1-2 क्लास में इसको खत्म करते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, इसको पहले खत्म करते हैं, फिर आपके और ओवरऑल देख लेंगे, क्योंकि यही है बेसिकली आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर आपके जैम में भी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ोगे तो आपका काफी कंसेप्ट क्लियर होगा इससे। ठीक है, बेसिकली आपको इनवेरिएंट सबस्पेसेस ही पढ़ना है, और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जो मैंने ऑलरेडी बताया है, पी इक्वल्स टू लैम्डा वी। लैम्डा को आइगन वैल्यू बोलते हैं, वी को आइगन वेक्टर बोलते हैं, वी नॉन जीरो होना चाहिए। इसी चीज को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझा दिया गया है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि आइगन वेक्टर जो होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, इसको भी बताया गया बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो सबको को क्लियर है क्या करना है। आपका क्लास होगा परसों, तो आपके पास 2 वीक का टाइम है आराम से, तो 2 दिन आप लोग इसको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, तो एक बार सबको फटाफट बता दूं। मानसी, यस सर। यस सर। यस सर। प्रतीक्षा, चलो देन एंड करते हैं फिर। थैंक्स।